वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 30 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है प्रारंभ, जो कि 2022 को टारगेट करते हुए ये एक इनिशिएटिव है। 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आपकी पूरी तैयारी एक साल में कवर करवाई जाएगी विद बेसिक, कोर एंड एडवांस मोड में। बेसिक में एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर्स क्लास वाइज कवर करवाए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स में, और उसी सीक्वेंस में उसका टेस्ट भी होगा। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी, यहाँ पर मेंस की क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बाकी इंटरव्यूज़ वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमारा पहला आर्टिकल जापी, जोराई और गमोशा इसके बारे में है। जैसे जैसे आसाम में इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हो रही हैं, जैसे कि फील्ड हैट, जिसे वहाँ पर जापी कहा जाता है, वोवन गमोसास और बेल मेटल जोराइस। जानेंगे ये क्या है। सबसे पहले जापी के बारे में बात करते हैं। जापी एक कॉनिकल हैट होती है। कुल मिला के ये एक टोपी है जिसके ऊपर आपको एक चोटी दिखेगी। यहाँ पर देखिए, इसे बनाने के लिए टोकोउ लीव्स का सहारा लिया जाता है। टोकोउ एक प्रकार का पाम ट्री होता है जो अपर आसाम में पाया जाता है। उसकी पत्तियां कुछ ऐसी दिखती हैं। इनकी मदद से इस हैट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि इसे अहोम एरा में बनाया जाना शुरू किया गया था, और अहोम एरा में जो राजा और मंत्री होते थे वो इस टोपी को पहना करते थे। अहोम किंगडम को 1228 में आसाम की लोकेशन में स्टैब्लिश किया गया था। गमोसा की बात करें तो इसका लिटरल मतलब होता है किसी व्यक्ति की बॉडी को कवर करना। यह आसाम में आपको हर जगह दिख जाएगा। इसके कई सारे यूज़ होते हैं। एक प्रकार का गमछे जैसा दिखने वाला आपको एक क्लोथ दिखेगा, जिसका इस्तेमाल लोग घरों में टॉवल के रूप में भी कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शंस में किसी डिग्निटरी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए भी गमोसा का इस्तेमाल किया जाता है। जोराई की बात करें तो ये एक बेल मेटल से बना हुआ आर्टिकल है। बेल मेटल का मतलब है हार्ड ब्रोंज अलॉय, जिससे घंटी बनाई जाती है, उसी से इसे बनाया जाता है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपको बॉटम में एक स्टैंड दिखता है, उसके ऊपर आपको एक ट्रे रखा हुआ दिखेगा। इस ट्रे के ऊपर ये कवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लगभग हर एसएमईज हाउस होल्ड में आपको ये तो मिल ही जाता है। इसका इस्तेमाल यूजुअली जो लोग हैं या फिर जो गेस्ट आ रहे हैं किसी फंक्शन में, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, उनके सम्मान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एसएमईज आइडेंटिटी और कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सारे इसके इस्तेमाल हैं। कई बार वेरियस फंक्शंस में इसमें लोगों को पान ऑफर किया जाता है, कई बार इसमें फूड भी ऑफर किया जाता है, और ट्रेडिशनल फंक्शंस में इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पस से भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में टर्की ने खुद को इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर कर लिया। इस्तांबुल कन्वेंशन, जिसे काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के नाम से भी पुकारते हैं, ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले वायलेंस को रोकने के लिए 2011 में लाया गया था। इस्तांबुल कन्वेंशन, इस्तांबुल नाम से लग रहा है जैसे ये इस्तांबुल टर्की में ही हो। सही बात है, इस्तांबुल तो टर्की में है, और टर्की ने खुद को इसके बाहर कर लिया। ये भी ठीक है। अच्छा देखिए, आप कभी भी जब कोई प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का, तो एक दोस्त होता है जो उछल के सबसे पहले आता है कि हाँ हाँ चलते हैं, घूम के आते हैं। एंड ऑफ द डे वही होता है जो पापा डांटेंगे ये बोल के एग्जिट कर जाता है। इस्तांबुल कन्वेंशन में टर्की की हालत बिल्कुल वही है। 2011 में जब ये कन्वेंशन आया था, जो काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी के मिनिस्टर्स से जब उन्होंने इसको प्रपोज किया था, तो टर्की वो पहला देश था जिसने उछल के इसको रेटिफाई किया था 2012 में। 2014 में फाइनली ये एग्जिस्टेंस में आ गया, और अभी 2021 में टर्की पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ दिया, जो कि उसकी खुद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी में साइन किया गया था, और उसकी वजह से इसका नाम भी इस्तांबुल कन्वेंशन पड़ गया। मैप में लोकेशन देखिए, यहां पर है इंडिया। इंडिया से अगर आप आगे बढ़े तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए आप पहुंचेंगे टर्की में, और टर्की के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा इस्तांबुल। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। देखिए, पर्पस बिल्कुल ये था कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट किया जाए जिसको गवर्नमेंट्स ऑप्ट करें, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोका जा सके। एक बार किसी देश ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया तो फिर ये लीगली बाइंडिंग होगा उसके ऊपर। मतलब वो ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जा सके। एट द सेम टाइम जेंडर इक्वलिटी और जेंडर पैरिटी को स्टैब्लिश किया जाए, सभी जेंडर के लोग इक्वल हों, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
ये पहला ऐसा लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था जिसके माध्यम से हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले वायलेंस को ग्लोबल लेवल पे कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे थे। इस्तांबुल कन्वेंशन में 2019 में मार्च का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 45 देश है जिन्होंने साइन किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी एक पार्टी है। बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। काउंसिल ऑफ यूरोप ये यूरोपियन यूनियन की ही कोई शाखा है? बिल्कुल नहीं, एक कदम नहीं, सोचिएगा भी मत। काउंसिल ऑफ यूरोप यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल अलग है। हालांकि कई बार लोग काउंसिल ऑफ यूरोप को यूरोपियन यूनियन से कंफ्यूज करते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य यूरोप में ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है। इसे 1949 में फाउंड किया गया था। वर्तमान में 47 इसके मेंबर्स हैं, जिसमें से 27 यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो भी काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर्स हैं। हालांकि दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आज तक ईयू का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो पहले काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर ना बना हो। काउंसिल ऑफ यूरोप का यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में है। मैं तो बहुत दुखी हूं, पूरा भारत बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2021, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में वर्क करता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के एक दिन पहले ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। इंडिया की रैंकिंग इस बार भी बहुत खराब है। न्यूमेरिकली थोड़ा इंप्रूव दिखेगा, बट उतना भी इंप्रूव नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड नेशंस के परव्यू में आने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज करता है। रिपोर्ट ये दिखाता है कि किस देश में लोग कितने खुश हैं, इस बार कोविड-19 को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसे भी इवैल्यूएशन में लिया गया। तो कैसे पता करती है ये रिपोर्ट कि कौन सा देश कितना खुश या कितना दुखी है? देखिए 6 पैरामीटर्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। इसका डेटा तो हर कंट्री के पास होता है, आसानी से मिल जाता है। सोशल सपोर्ट, इस पर बात करेंगे। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका भी डेटा इजीली मिल जाता है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन, इन चारों पॉइंट्स का डेटा आसानी से नहीं मिलता, किसी भी कंट्री के पास इसका डेटा नहीं होता। फॉर दैट पर्पज एक सर्वे किया जाता है हर देश में। इस सर्वे को कंडक्ट करता है गैलप वर्ल्ड पोल। लोगों से पूछते हैं, बहुत कम लोगों से पूछते हैं, 1000 से 3000 लोगों के बीच में ये सर्वे करके पूरे देश के ऊपर ठप्पा मोहर लगा दिया जाता है। सोशल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप टफ सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आपको क्या लगता है आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त आपकी मदद के लिए आएंगे कि नहीं? यहाँ पर आपके पास अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफस्टाइल में चॉइसेस ऑप्ट करने की आज़ादी है कि नहीं? जेनरोसिटी, आपने पिछले 1 महीने में कहीं कोई दान किया था कि नहीं? परसेप्शन ऑफ करप्शन, क्या सरकार और बिजनेसेस में करप्शन है, आपको क्या लगता है? तो कुल मिला के बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के बीच में ये एक परसेप्शन सर्वे करके डिसाइड कर लिया जाता है कि उस देश की कंडीशन क्या है। रिस्पॉन्डेंट से कहा जाता है कि वो 0 से 10 के बीच में अपनी रैंकिंग दें और उसको एवरेज कर लिया जाता है। फाइंडिंग्स में फिनलैंड को टॉप पे रखा गया और ये चौथी साल लगातार फिनलैंड को टॉप पे रखा गया है। फर्स्ट परफॉर्मर है अफगानिस्तान, 149वां स्थान दिया गया है। इंडिया को 149 कंट्रीज में 139वीं रैंक दी गई है। पिछली बार 156 देशों में 144वां स्थान था, तो इस बार भी कुछ खास अच्छा नहीं है। न्यूमेरिकली हमें इंप्रूव दिखेगा, ठीक है। यहां पर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के बारे में। 2012 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस ऑप्ट किए जा सके, जिसकी मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर सकें और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी फॉलो कर सकें। इसे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। SDSN बर्टल्समैन स्टिफ्टुंग के साथ मिलकर एक एनुअल SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट 2016 से ही पब्लिश कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर 2021 के बारे में है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी अन्य देशों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सरप्राइजिंगली ये जो एक्सरसाइज है वो पाकिस्तान में होने वाली है, जहां पर टेररिज्म पनाह लेता है। वहां पर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ये न्यूज़ जल्दी ही आ जाएगी। अब चूंकि इंडिया SCO का मेंबर है तो संभावना ये है कि हो सकता है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे। UAE के इमीडिएशन में इंडिया और पाकिस्तान के
बीच में बातचीत भी हो रही है, जिसके बाद संबंधों में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल भी रहा है। एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर, इसे 36 जो मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, रैट्स की, उज्बेकिस्तान में, वहां पर अनाउंस किया गया। उद्देश्य यह है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अच्छे से तैयार हों, और जो भी चैनल्स हैं जहां से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है उसे आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर सकें। मुझे लगता है पाकिस्तान को ब्लॉक करना पड़ जाएगा फिर, लेकिन अब वहीं पर एक्सरसाइज हो रही है तो देखते हैं क्या होगा। एससीओ जो है वो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में फाउंड किया गया था। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इसे फाउंड किया था। वर्तमान में इसके जो मेंबर्स हैं 2000 चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। इंडिया पाकिस्तान को 2017 में एक साथ एंट्री दी गई थी। मेंबर कंट्रीज को आप मैप में देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान जो है वो कुछ स्विट्जरलैंड जैसा है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस में कब पार्टिसिपेट करता है, तो तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, यहाँ रशिया है, ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज और भी हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को है। डायलॉग पार्टनर्स हैं अजरबैजान, अर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। सेक्रेटेरिएट चाइना के बीजिंग में है। रैट्स की बात करते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है, 2004 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान के टास्केंट में है। रैट्स का उद्देश्य ये है कि सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के जो 3 एवल्स हैं, इनके खिलाफ सभी देशों को, मेंबर स्टेट्स को एक साथ लेकर आना, ताकि इन सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है। दुनिया में पहली बार किसी इंडेक्स ने चाइना की मिलिट्री को टॉप पे रखा है और यूएस की मिलिट्री को सेकंड नंबर पे। इंडिया को चौथा स्थान दिया गया है। स्टडी को रिलीज किया गया है डिफेंस की एक वेबसाइट के द्वारा, जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट। उन्होंने 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग देकर दुनिया भर की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इवेल्युएट किया और यह बताने का प्रयास किया कि दुनिया में कौन सी मिलिट्री सबसे स्ट्रांगेस्ट है। इस कैलकुलेशन में कई सारे पैरामीटर संज्ञान में लिए गए, लाइक डिफेंस बजट, एवरेज सैलरी जो डिफेंस पर्सोनल्स हैं, जो अधिकारी हैं उनकी, इनएक्टिव और एक्टिव पर्सोनल्स के नंबर, एयर, सी और लैंड में जो पावर है, न्यूक्लियर रिसोर्सेज की जो वेटेज है उसको भी इवेल्युएट किया गया। निकल के क्या आया, चाइना को स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री फोर्स डिक्लेयर किया गया। बहुत ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्च करने के बावजूद यूएसए को सेकंड पोजीशन दी गई है। रशिया तीसरे पर, इंडिया चौथे पर और फ्रांस 5वें नंबर पर है। इंडिया को चौथी स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया में, और दुनिया की तीसरी बिगेस्ट मिलिट्री स्प्लेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें इंडिया के डिफेंस बजट को 71 बिलियन यूएस डॉलर का इवेल्युएट किया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लशित बोरफुकन के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 17वीं सेंचुरी के जो अहोम मिलिट्री जनरल थे लशित बोरफुकन, उनके बारे में कहा कि वो एक सिंबल हैं इंडिया के आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट के लिए। लशित बोरफुकन ये कोई नाम नहीं है। बोरफुकन एक टाइटल हुआ करता था अहोम किंगडम में। अहोम किंगडम आसाम में हुआ करता था, 1228 में स्टैब्लिश किया गया था। तो उनकी आर्मी काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी और जो आर्मी जनरल होते थे उन्हें बोरफुकन कहा जाता था। तो लशित इनका नाम था और बोरफुकन इनका टाइटल था मिलिट्री जनरल का। ये समय उस समय की बात है जब औरंगजेब मुगल एम्परर हुआ करता था। जब ये उस समय अहोम किंगडम में आर्मी जनरल की पोस्ट पर आते हैं, उसके पहले ये कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट अवेल कर चुके थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में लसित जी बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज रखते थे। इन्होंने 1671 के बैटल ऑफ सराई घाट में एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप दिखाई थी। उसके पहले भी मुगलों के साथ इनकी कई झड़प हो चुकी थी। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली सेना भेजकर अहोम किंगडम को गिराना चाहता था। अहोम किंगडम जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। 1671 में जब बैटल ऑफ सराई घाट शुरू होता है तो लशित बोरफुकन बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। पहली झड़प में जब अहोम आर्मी की हार हुई, इनफैक्ट नेवी की, तो उन्होंने बीमार होने के बावजूद लड़ाई का मोर्चा संभाल लिया। मुगल 40 जहाजों के साथ आए थे। यह लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई थी, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पलरी टेक्टिक्स इस्तेमाल की, लाइक तैरती हुई तोपों का इस्तेमाल किया गया, छोटी नावों से नदी में पुल बनाए गए और मुगलों की बड़ी नावों की तुलना में छोटी नावें जो कि अहोम नेवी के पास थी वो काफी तेजी से
एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती थी और घेरेबंदी कर सकती थी। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके फाइनली उन्होंने मुगल आर्मी को बुरी तरीके से हरा दिया। 4000 मुगल सैनिक मारे गए, 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल मारे गए मुगलों के, और वो भाग खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने 1682 में एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद मुगल कभी भी आसाम की ओर नहीं आए। उन्होंने यहां पर यह माना जाता है कि लसित बोरफुकन से जो इंडियन नेवल फोर्स है वो अपनी इंस्पिरेशन अवेल करती है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उनसे इंस्पायर्ड है। लसित बोरफुकन गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट को अवार्ड किया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। इसे 1999 में इंस्टीट्यूट किया गया था ताकि जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो बोरफुकन जी की हेरोइज्म और सेक्रीफाइस को इम्यूलेट करें, उसका अनुकरण करें। हालांकि बैटल ऑफ सराई घाट के बाद 1 साल बाद जिस बीमारी में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रसित थे, उसी से उनकी मौत हो जाती है। बैटल ऑफ सराई घाट 1671 में लड़ा गया ब्रह्मपुत्रा नदी में और उसके किनारे। ये एक ग्रेटेस्ट नेवल बैटल माना जाता है जो एक नदी में लड़ा गया था। यहाँ पर अहोम जो किंगडम की आर्मी थी, जो नेवी थी, उन्होंने मुगल्स को बुरी तरीके से हरा दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायाटोम टेस्ट के बारे में है। डायाटोम टेस्ट, महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अभी कहा कि वो मनसुख हिरान की मौत डूबने की वजह से हुई या वो मर्डर करके फेंक दिए गए थे पानी में। ये डायाटोम टेस्ट पर ही डिसाइड हो पाएगा। देखिए, मुकेश अंबानी जी की आवास के बाहर एक व्हीकल में बॉम्ब मिला। उसके कुछ समय बाद एक व्यापारी मनसुख हिरान जी का मर्डर हो गया आरोपित तौर पर, और उन्हें डूबा हुआ पाया गया। अब डूबने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी या वो डूबकर मरे, इस बात का फैसला डायटोम टेस्ट से ही हो पाएगा। डूबने के बाद उस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई है, इस बात का पता कर पाना काफी मुश्किल होता है। फिर यही एक रास्ता बचता है। डायटोम एक्चुअली में है क्या? डायटोम एक प्रकार का एल्गी होता है। एल्गी देखिए, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। एक पौधे जितने बड़े हो सकते हैं और छोटे इतने हो सकते हैं कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े। हर जगह मिल जाएंगे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जहां कहीं भी मॉइस्चर है, मरीन वाटर है, सॉइल, हर जगह ये मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो वो सांस लेने के चक्कर में पानी पी लेता है, तब ये डायटोम्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सांस लेने की जद्दोजहद में बॉडी में कई सारे जो स्ट्रेचेस होते हैं उसके जरिए ब्लड में एंटर कर जाता है। क्योंकि आदमी जिंदा होगा तो ब्लड का फ्लो हो रहा होगा, उस ब्लड के फ्लो के साथ ये ब्रेन, किडनी, लंग्स, यहां तक कि बोन मैरो तक भी पहुंच जाता है। अगर व्यक्ति पानी में जाने से पहले ही मर चुका है तो सबसे पहले तो वो सांस लेने की कोशिश नहीं करेगा, तो डायटोम बॉडी में कम मात्रा में जाएगा। दूसरा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके जरिए पता करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की मौत पानी में डूबने से हुई या डूबने के पहले ही उसे मार दिया गया था। तो डायटोम टेस्ट इसी वजह से न्यूज में रहा था। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया है। ट्रू एंड फॉल्स बताइए। जापी मेटल क्राफ्ट है, जोराई कॉनिकल बंबू हैट है, इस्तांबुल कन्वेंशन वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसे कॉम्बेट और प्रिवेंट करने के लिए है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल रिलीज करता है। एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर 2021 ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है नाटो कंट्रीज की। अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, चाइना के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है इस दुनिया में अंडर दिस इंडेक्स। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा जवाब गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। बाकी पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। पीडीएफ जब मिलेगी तो उसका जवाब मेंशन रहेगा ये ट्रू एंड फॉल्स का। चलिए आज के सेशन में यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।